बल्कि सोच में डाल देती हैं। वैसे तो आपने बहुत से नाकाबिले यकीन होटल्स और मुकामात देखे होंगे और इनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग होटल्स के बारे में बताऊंगी जो दुनिया के अनबिलीवेबल होटल्स हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा और यूनिक है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के नाकाबिले यकीन और स्ट्रेंज होटल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं आइस होटल स्वीडन से। इसकी अनोखी खसूसियात ये हैं कि मुकम्मल तौर पर बर्फ़ और बर्फ़ से बना हुआ है और वाकई मौसम सरमा के वंडरलैंड का तज्जिया पेश करता है। पूरा होटल दरियाए तोरने से ली गई बर्फ़ और बर्फ़ के ब्लॉक से बना है। अगर इसकी सहूलियात की बात करें तो सर्दी के बावजूद आरामदा बिस्तर, एक बार और यहाँ तक कि एक आइस चैपल भी मौजूद है और मेहमान यहाँ पर बर्फ़ की मुजस्मा साजी, डॉग स्लाइडिंग और स्नो शोइंग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कीनिया का एक होटल है जो कि बहुत मशहूर है जिसका नाम है जिराफ मैनूर। जिराफ मैनूर शानदार मेहमान नवाजी और जिराफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तवील मुद्दती अज़म के साथ गैर मामूली जंगली हयात के इंटरेक्शन का मौका देता है। तारीखी जागीर घर नैरोबी के मुज़ाफ़ाती इलाके लंगाता में 140 एकड़ मुकामी जंगल के अंदर 12 एकड़ निजी अराजी में कायम है और ये नैरोबी की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। इसकी अगर अनोखी खसूसियात की बात करें तो मेहमान अपने कमरे के बाहर भी खाना खा सकते हैं और ज़राफ़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ की सहूलियात, लग्जरियस एकोमोडेशंस और कीनिया के दही इलाकों के शानदार नज़ारे पेश करता है। मेहमान सफारी और दीगर जंगली हयात की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोनार्ड मालदीव रंगाली जजीरा और इसकी अनोखी खसूसियात ये हैं कि पानी के अंदर मौजूद एक रेस्टोरेंट है जो समंदरी ज़िंदगी से घिरा हुआ है और अच्छे खानों का तजर्बा भी पेश करता है और जदीद रिजॉर्ट, मुल्क का पहला ज़ेरे ज़मीन वाइन सेलर, पहला पानी के अंदर मौजूद विला और पहली अंडर वाटर चीज़ बार होने के लिए भी बहुत मशहूर है। अगर इसकी सहूलियात की बात की जाए तो इसमें रिजॉर्ट, ओवर वाटर विलास, एक स्पा और मुतअद्दिद स्विमिंग पूल्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर मेहमान स्नॉर्कलिंग, गोताखोरी और पानी के दीगर खेलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं द फिश होटल यूनाइटेड किंगडम। फिश होटल एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो अपनी शानदार तरतीब और नज़ारों के लिए बहुत मशहूर है, जबकि जायज़ा लेने वाले होटल की सहूलियात की और अच्छी सर्विस की तारीफ़ करते हैं, जिसमें ज़ाती तवज्जो भी शामिल है। कुछ मेहमानों ने ऐसे इलाकों को नोट किया जहां पर लग्जरी और कभी कभार सर्विस बहुत ही सुस्त होती है और इसकी अनोखी खसूसियात ये हैं कि ये एक बड़ी मछली की मुशाबहत से डिज़ाइन किया गया है जो दुम और पंखों के साथ एक मुकम्मल फिश है और इस होटल में आरामदा कमरे, एक रेस्टोरेंट और एक बार भी मौजूद है और मेहमान यहाँ करीबी दही इलाकों को तलाश कर सकते हैं और मुकामी पुरकशिश मुकामात का दौरा भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिनलैंड के एक होटल की जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, कक्सलातोनेन। इसकी अनोखी खसूसियात ये हैं कि मेहमान शीशे के एक आई ग्लास
आइग्लोस जिसे स्नो हाउस या स्नो हट भी कहा जाता है, एक किस्म की पनाहगाह है जो मुनासिब बर्फ से बनी है। इसमें रह सकते हैं और अरोरा बोरेलिस के शानदार नज़ारे भी देख सकते हैं। अरोरा बोरेलिस यूनानी अल्फाज से माखूज है। अरोरा है जिसका मतलब सूरज और बोरियास का मतलब हवा। कदीम यूनानियों के लिए रोशनियों को देखने के लिए वहाँ कुछ नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत शमसी सरगर्मियाँ ज़रूर हुई हों। इसकी सहूलियात ये हैं कि ये होटल एक रेस्टोरेंट, सोना यानी भाप से नहाना और ये भाप गर्म चट्टानों पर पानी डालने से पैदा होती है, और स्नो मोबाइल बर्फ पर सफ़र करने के लिए मुख्तलिफ ऑटोमोटिव गाड़ियों में से कोई भी ये किराए पर दिया जाता है। और अगर इसकी सरगर्मियों की बात करें कि यहाँ पर सयाह क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो स्नो शोइंग, स्केनिंग, सिक्की पर स्लाइडिंग और जंपिंग का फन या खेल और दीगर सर्दियों की सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिया का मशहूर होटल ग्रीन मैजिक होम स्टे। ग्रीन मैजिक होम रोज गार्डन से 3 किलोमीटर और मनार हेड वर्क्स डैम से 25 मिनट की पैदल सफ़र पर वाक़ है। अपार्टमेंट एक वर्क डेस्क से भी आरास्ता है और यहाँ मेहमान पोथेमेडो व्यू पॉइंट तलाश कर सकते हैं जो तकरीबन 700 मीटर के फासले पर है। फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर भी इस होम स्टे से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसकी अनोखी खसूसियात की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर बांस से बना है, एक पायदार और माहौल दोस्त होटल है और ये बुनियादी तौर पर रिहाइश और पुरअमन माहौल फराहम करता है। यहाँ पर मेहमान मुकामी सकाफत के बारे में जान सकते हैं, योगा की क्लासों में हिस्सा ले सकते हैं और आसपास के इलाकों को तलाश कर सकते हैं। इसके बाद यूएसए के एक बहुत ही प्यारे और अजीब होटल की बात करते हैं। यूएसए द डॉग बार्क पार्क इन एडाहो एक होटल है जो हाईवे 95 में वाक़ है। ये होटल कॉटनवुड एडाहो के साथ बीगल की शक्ल में बनाया गया है जो इसे रियासत का एक मशहूर निशान समझा जाता है। इसे मुकामी बाशिंदे स्वीट वैली के नाम से जानते हैं। ये होटल जो कि शुमाली वस्ती एडाहो में वाक़ है 2 बेडरूम का बेड एंड नाश्ता है जिसमें कुत्ते की थीम वाले मवाद भी शामिल हैं और द्यो हिकल बीगल यानी कुत्ते की शक्ल वाला ये होटल कुत्तों से मोहब्बत करने वालों के लिए भी मौजूद है और इनको ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। और अगर इसकी सहूलियात की बात करें तो होटल कुत्ते की थीम वाली गिफ्ट शॉप, एक खेल का मैदान और यहाँ तक के कुत्ते की शक्ल का पार्क भी मौजूद है। सरगर्मियाँ यहाँ पे जो सयाह कर सकते हैं, करीबी शहर कॉटनवुड को विज़िट कर सकते हैं और मुकामी पुरकशिश मुकामात पर जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीरो के स्काई लॉज एडवेंचर स्वीट्स की। कोस्को पीरो की मुकद्दस वादी में वाक़े खसूसी स्काई लॉज एडवेंचर स्वीट्स आपको मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हैंगिंग के अंदर सोने का मौका फराहम करता है। ये शफाफ कैप्सूल एक वादी के ऊपर ऊंचे मुअल्लक हैं जो कि दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। इसकी सहूलियात स्वीट यानी मुंसलिक कमरों का सेट ख़ास तौर पर होटल में बुनियादी सहूलियात और एक मुनफरिद तजर्बा पेश करते हैं। यहाँ पर मौजूद मेहमान पैदल सफ़र करने, रॉक्स पर चढ़ने और सितारे देखने से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसके बाद मांतारे बे रिजॉर्ट फिलिपाइन हुक आइलैंड के शुमाली सिरे पर वाक़े है। मांतारे बे को अपनी हैरत अंगेज समंदरी ज़िंदगी, गारों की वादियों और तैराकी की वजह से गोताखोरी की एक आला जगह के तौर पर भी जाना जाता है और इसकी अनोखी खसूसियात
پانی کے اندر کمرے مہمانوں کو اپنے کمروں سے مانٹا شعاعوں کے ساتھ تیرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اگر سہولیات کی بات کریں تو ریزورٹ ایک ریسٹورنٹ، ایک بار اور ایک سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ سرگرمیاں: مہمان اسنارکلنگ یعنی عام طور پر تیراکی کے چشموں یا غوطہ خوری کے ماسک اور سوئمنگ کے ساتھ ایک شکل والی ٹیوب کے ذریعے محیطی ہوا کو سانس لیتے ہوئے پانی کے جسم پر یا اس کے ذریعے تیراکی کی مشق ہے۔ ٹھنڈے پانیوں میں ایک ویٹ سوٹ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ غوطہ خوری اور پانی کے دیگر کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیزن ہاٹ اسپرنگ ریزورٹ جاپان۔ منفرد خصوصیات کی بات کی جائے تو اعلیٰ معیار کا قدرتی گرم چشمے کا پانی جو 1500 میٹر زیر زمین سے اوپر اٹھتا ہے آپ کی جلد کو ہموار اور کومل بنائے گا۔ سب کے لیے گھومنے اور انجوائے کرنے کا بہت اچھا مقام ہے اور یہ قدرتی گرم چشمے حیرت انگیز مناظر سے گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی سہولیات کی بات کریں تو روایتی جاپانی رہائش کا ایک ریزورٹ، ایک ریسٹورنٹ اور ایک سپا موجود ہے، اور یہاں آنے والے پیدل سفر، بائک چلانے اور دیگر بیرونی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ٹری ہاؤس ہوٹل سویڈن۔ اس کی انوکھی خصوصیات یہ ہیں: ٹری ہوٹل شمالی سویڈن میں سویڈش جنگل کے مرکز میں واقع ایک منفرد اور جدید رہائش ہے۔ پلوں سے جڑے درختوں کے گھر فطرت کا ایک منفرد نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اور سہولیات کی بات کریں تو ٹری ہاؤسز بنیادی سہولیات اور پرامن ماحول پیش کرتے ہیں، اور سویڈن کے ایک ٹری ہاؤس ہوٹل میں ٹھہرنا اس کی جنگلی حیات سے واقف ہونے، ہر رات شمالی روشنیوں کی خوبصورتی پر حیران ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور یہاں پر آنے والے سیاح پیدل سفر، ماہی گیری اور پرندوں کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں دا کیپسول ہوٹل جاپان۔ انوکھی خصوصیات: ایک کیپسول ہوٹل جسے بعض اوقات پوڈ ہوٹل بھی کہا جاتا ہے، ہوٹل کی ایک قسم ہے جو عام واک ان جگہوں کے بجائے بہت سے چھوٹے بیڈ کے سائز کے کمرے یا کیپسول پیش کرتا ہے۔ کیپسول رینگنے اور بیٹھنے کے لیے صرف اتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ چھوٹے کیپسول کے سائز کے کمرے ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو کم سے کم تجربہ چاہتے ہیں۔ اور اگر اس کی سہولیات کی بات کریں تو بہت سے مسافروں کے لیے ٹوکیو میں ایک کیپسول ہوٹل میں قیام کرنا ضروری ہے۔ ہم ایمانداری سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سکون کی بلندی ہیں، لیکن جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو وہ ایک اچھی کہانی بناتے ہیں، بنیادی باتوں سے لے کر حیرت انگیز طور پر فینسی۔ ان دنوں انتخاب کرنے کے لیے بہت سے مختلف کیپسول ہوٹل موجود ہیں۔ ہوٹل میں مشترکہ باتھ روم اور ایک مشترکہ علاقہ موجود ہے۔ سرگرمیاں اس میں یہ ہو سکتی ہیں کہ مہمان ٹوکیو کے قریبی شہر کو تلاش کر سکتے ہیں اور مقامی پرکشش مقامات پر جا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں دی کیو ہوٹل اٹلی۔ ماترا اپنی سسی کے لیے مشہور ہے، جو کہ ناہموار زمین کی تزئین کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ڈھیرے ہوئے غار مکانات کا ایک سلسلہ ہے، جسے گروٹے ڈیلا کویٹا کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بہترین ہے کیونکہ یہ سب سے قدیم ساسی علاقے میں واقع ہے اور مرگیا نیشنل پارک کے سامنے ہے۔ انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ کچھ کمروں میں محراب کی شکل کی چھتیں ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر میں پتھر کی دیواریں بے نقاب ہو سکتی ہیں، جس سے انفرادیت اور کردار کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کچھ غار ہوٹلوں میں ایک سے زیادہ کمروں کے ساتھ غار سویٹس بھی ہوتے ہیں، جو مہمانوں کو اپنے ذاتی زیر زمین چیمبروں میں رہنے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کی سہولیات میں ہوٹل، آرام دہ کمرے، ایک ریسٹورنٹ اور ایک بار موجود ہے۔
मेहमान यानी कि सयाह करीबी शहर ससीदी मात्रा को तलाश कर सकते हैं और मुकामी पुरकशिश मुकामात पर जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं द एयरप्लेन होटल स्वीडन। इसकी अनोखी खसूसियात एक तब्दील शुदा हवाई जहाज़ में रखा हुआ एक तफरीही और निराला एक्सपीरियंस है। अगर इसकी सहूलियात की बात करें तो होटल में तमाम बुनियादी सहूलियात और मुनफरिद किस्म का माहौल है। यहाँ पे जो सरगर्मियाँ हो सकती हैं, मेहमान स्टॉकहोम के करीबी शहर को तलाश कर सकते हैं और मुकामी पुरकशिश मुकामात पर जा सकते हैं। द लास्ट वन, द हॉबिट हाउस न्यूजीलैंड। अनोखी खसूसियात ये हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज से मुतासिर होकर हॉबिट तर्ज की रिहाइशगाह है। ये वाकई किसी भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यानी हॉबिट के फैन या ख्याली दायरे में एक खूबसूरत टूर के ख्वाहां अफराद को जरूर जाना चाहिए। ज़बरदस्त मशहूर कुन दौरा साबित होगा। हमारे टूर गाइड लॉगिन बहुत पुरजोश गाहकों की मदद करने के ख्वाहिशमंद, फिल्मों, सेट, तारीख के बारे में बहुत से हकाइक के हामिल थे और इन्हें बहुत अच्छी तरह से इंजाम दिया। और अगर इसकी सहूलियात की बात करें तो हॉबिट हाउसेस बुनियादी सहूलियात और एक मुनफरिद माहौल पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के एकोमोडेशन नहीं है और ना ही यहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। सयाह यहाँ पर आकर करीबी कस्बा माता माता को एक्सप्लोर कर सकते हैं और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फिल्म बंदी के मुकामात पर जा सकते हैं जहां पर फिल्म बनाई गई। इससे आप बहुत लुत्फानंदोज होंगे। तो ये थे कुछ अजीबो गरीब होटल्स। अगर आप भी किसी ऐसे होटल के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस। कभी सोचा है कि आपका चेहरा आपके बारे में क्या बता सकता है? तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम जानेंगे कि चेहरे की खसूसियात कैसे शख्सियत, जज्बात और यहाँ तक कि सेहत के बारे में मालूमात फराहम कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे के तासुरात जज्बात की आलमी ज़बान है। ये खुशी, गम, गुस्सा और बहुत कुछ जाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स अपनी भवें उठाता है और आंखें चौड़ी करता है तो वो अक्सर हैरानगी या दिलचस्पी जाहिर करता है। ये तासुरात समझने से आपकी बातचीत और हमदर्दी में इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो इसके हकीकी जज्बात को समझना आसान हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंह के बारे में। जिनके मुंह का अंदरूनी हिस्सा बड़ा हो वो घूमने फिरने और मस्ती के शौकीन होते हैं और ऐसे लोगों के साथ कोई भी इंसान बोर नहीं होता। ये लोग हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और इसके बाद जिनका मुंह छोटा होता है वो लोग बहुत मासूम होते हैं। उनको घूमना फिरना पसंद नहीं होता और ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड होते हैं, कोई एक्टिविटी करना इनको पसंद नहीं होता। इसके बाद ऊपर उठी हुई नाक। जिनकी नाक ऊपर उठी हुई होती है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और वो लोग अच्छे लीडर बनते हैं और इन्हें कुछ करने की चाह होती है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और जिस चीज़ के करने का ठान लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं। जिनकी नाक नीचे झुकी हुई होती है अपना काम दूसरों पे डालने के आदी होते हैं और हर वक्त यही सोचते हैं कि उनका काम कोई दूसरा कर दे, बस दूसरों पे रोब झाड़ते रहते हैं और ये इनकी खसूसियत होती है। इसके बाद ब्रॉड फोरहेड। जिनका माथा चौड़ा होता है, इनके पास पैसों की भरमार होती है, बड़े बड़े फैसले करते हैं और ब्रॉड माइंडेड होते हैं और कंसिस्टेंसी से अपना काम करते हैं, टाल मटोल नहीं करते। जिस काम को लग जाते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। इसके बाद जिनका फोरहेड छोटा होता है यानी कि माथा छोटा होता है, इनकी सोच छोटी होती है, कंसिस्टेंट भी नहीं होते, जो काम करने का सोच लें उसे ख़त्म नहीं कर पाते और ना ही वो काम की शुरुआत होती है, बस सोचते ही रहते हैं।
पैसों की भी काफ़ी कमी रहती है, मेहनत नहीं करते और कंजर्वेटिव भी बहुत होते हैं। छोटी से छोटी बात को लेके बैठ जाते हैं और उसी पे बहस करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्रिएटिव नहीं होते और ना ही इजीली किसी की बात मानते हैं। जिनके आईब्रोज मोटे होते हैं, रिसर्च कहती है कि जिनके आईब्रोज मोटे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। ये लोग आइडियाज़ की फैक्ट्री होते हैं और बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। जिनके आईब्रोज छोटे यानी कि पतले होते हैं, ये दूसरों से यानी कि जिनके आईब्रोज मोटे होते हैं उनसे उलट होते हैं। ये ना तो क्रिएटिव होते हैं और ना ही कोई इनके लाइफ प्लान्स होते हैं। आइडियाज़ भी इनको बहुत कम आते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं दांतों के बारे में। जिनके ऊपर नीचे वाले दांत बराबर होते हैं यानी कि कोई गैप नहीं होता, वो कूल नेचर के होते हैं। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। जिनके दांतों में गैप होता है वो फन लविंग होते हैं और उनके पास दौलत की भरमार होती है और वो थोड़ी तेज तबीयत के मालिक होते हैं, गुस्सा भी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होंठों की। जिनके ऊपर वाले होंठ मोटे होते हैं वो मुंह फट होते हैं और उनको किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, बस मुंह पे सब बोल देते हैं और बेइज्जती कर देते हैं। जिनके ऊपर वाले होंठ छोटे होते हैं वो हर बात मुंह पे नहीं करते, बस अपने दिल में रखते हैं और एहसास पसंद होते हैं। हर बात को अपने तक महदूद रखते हैं, दूसरों के राज महफूज रखते हैं और लोग इनको अपने राज बताना पसंद करते हैं क्योंकि ये राजदार होते हैं। जिनका नीचे वाला होंठ बड़ा होता है वो जिद्दी तबीयत के मालिक होते हैं। जो काम करने का सोच लें वो करके ही रहते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसके बाद हम आँखों के बारे में बात करते हैं। जिनका फासला दोनों आँखों के दरमियान कम होता है वो लोग फोकस्ड होते हैं। उनके लाइफ प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं और वो उन पे फोकस करना जानते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और जिनकी आँखों के दरमियान फासला ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फोकस्ड लोग नहीं होते, उनके कोई लाइफ प्लान्स क्लियर नहीं होते, इनको मेहनत करना भी पसंद नहीं होता और ना ही मेहनत करते हैं, हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कानों के बारे में। जिनके कान अमूमन बड़े होते हैं वो बहुत अच्छा सुनने की सलाहियत रखते हैं। मशवरे के लिए वो ओपन माइंडेड रहते हैं, दूसरों को मशवरे देते हैं और दोस्ताना मिजाज की इलामत समझे जाते हैं और ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं। इसके बाद जिनके छोटे कान होते हैं वो शायद ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं और कंजर्वेटिव माइंडेड होते हैं, मतलब महफूज मिजाज के होते हैं, अपने आप में मगन रहना पसंद करते हैं। इसके बाद हम चेहरे के बारे में बात करते हैं। ओवल शेप फेस। ऐसे अफराद आमतौर पे दूसरों की बातें मानने वाले और किसी हालत में भी खुद को ढालने वाले होते हैं और ना ही इनमें कोई एटीट्यूड होता है। इनको अडेप्टेबल नेचर के लोग कहा जाता है। और जिनका ट्रायंगल फेस होता है अक्सर ताकत, अज़म और अमली अंदाज ज़िंदगी की इलामत समझे जाते हैं। गोल चेहरे वाले लोग अमूमन गर्मजोश, काबिल रसाई और दोस्ताना मिजाज की अलामत समझे जाते हैं। अक्सर लोगों के चेहरे पे कुछ लाइंस पड़ती हैं जिसे मुस्कुराहट की लाइनें भी कहा जाता है। मसलन आंखों और मुंह के इर्द गिर्द हंसी की लाइनें अमूमन खुशी और पॉजिटिविटी की अलामत समझे जाते हैं। अब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी भौंहों की लाइनें पड़ती हैं, शायद ज़्यादा संजीदा या शिद्दत पसंद मिजाज की तरफ इशारा करते हैं या तफक्कुरी या तनकीदी अंदाज की अलामत हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिल्द के टेक्सचर की। साफ़ और हमवार जिल्द अमूमन आरामदेह, आसानी से मुतमईन मिजाज की अलामत समझे जाते हैं। इसके बाद खुरदरी या गैर हमवार जिल्द शायद किसी शख्सियत या चैलेंजेस के साथ मुज़ाहमत करने इंट्रोवर्टेड वाले अफराद की तरफ इशारा करते हैं। अब हम बात करते हैं गालों पे पड़ने वाले डिम्पल्स के। गालों पे जिनके डिम्पल्स होते हैं वो अमूमन दिलकशी और माशरती मिजाज की अलामत समझे जाते हैं, जो दोस्ताना और काबिल रसाई शख्सियत को जाहिर करते हैं। और जिनके गालों पर डिम्पल्स नहीं होते इसका कोई मतलब मनफी नहीं है,
شخصیت کی خصوصیات ان کی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مشاہدات روایتی چہرے کی پڑتال کی مشقوں کا حصہ ہیں اور دلچسپ فیشل ایکسپریشن فراہم کرتی ہیں، تاہم ان کو شخصیت کے کردار کا تعین کرنے کے لیے عموماً رہنما خطوط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ہوٹل پر اسٹے کرتے ہیں یا اسٹے کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کی سہولیات ہونی چاہیے، وہاں کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، وہاں پر آپ کا قیام بہت ہی پرسکون ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دنیا کا انوکھا اور پراسرار ہوٹل ایسا بھی ہے جہاں پر جو کوئی جاتا ہے مر جاتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہاں پر لوگ جاتے ہی اس غرض سے ہیں کہ ان کی وفات اس ہوٹل میں اس جگہ پر ہو جائے، تو آپ بہت حیران ہوں گے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شاید زندگی سے تنگ آئے ہوئے لوگ وہاں پر جاتے ہیں یا وہاں جا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بات درست نہیں ہے۔ اصل کہانی کیا ہے؟ یہ پراسرار ہوٹل جس کو ڈیتھ ہوٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر حقائق آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ہمسایہ ملک کے علاقے بنارس میں جانا ہوگا، جہاں پر وارانسی نام کا ایک شہر موجود ہے۔ اس شہر کو سٹی آف ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو پہلے ہم ذرا اس شہر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، پھر آپ کو ڈیتھ ہوٹل کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ شہر کہا جاتا ہے کہ ہولیس سٹی ہے، جہاں پر 48 سے زائد شمشان گھاٹ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب کی آخری رسومات انہی گھاٹوں میں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک دن میں 100 سے زائد افراد کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں، اور یہاں پر 24 گھنٹے یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس انوکھے شہر کو دیکھنے کے لیے وہاں آتے ہیں، اور جس ہوٹل کا میں ذکر کر رہی ہوں وہاں پہ وہ لوگ ٹھہرتے ہیں۔ اس ہوٹل کا نام کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ کاشی لب مکتی بھون اس ہوٹل کا نام ہے، جس کو آشرم بھی کہا جاتا ہے، ایک فلاحی ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو خیراتی ہوٹل بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں پر لوگ آتے ہیں اور رکتے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہوں، بہت زیادہ بزرگ ہوں، ڈاکٹرز نے جن کو یہ کہہ دیا ہو کہ اب ان کی زندگی کے تھوڑے سے ایام باقی ہیں، تو وہ اس جگہ آ جاتے ہیں۔ اس ہوٹل کو قائم کیا ڈالمیا خاندان نے 1958 میں، یعنی کہ 1958 میں اس کو بنایا گیا، کیونکہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس شہر میں آنے والا شخص جب وفات پاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ایک انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان بار بار جنم لیتا ہے، مختلف روپ لیتا ہے، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی زندگی میں بہت کچھ دیکھ سکیں، ہمارے لیے یہی دنیا کافی ہے، یہی زندگی کافی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفات کے بعد سکون حاصل کر لیں، جس کو اپنی زبان میں، ہندی زبان میں وہ مکتی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگ مکتی پانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم اس ہوٹل کے کرائے کی بات کریں تو وہ محض 20 روپے روزانہ کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں۔ اس ہوٹل میں اگر سہولیات کا ذکر کریں تو کوئی خاص سہولت موجود نہیں ہے،
सिर्फ कमरे में आप देखें कि लकड़ी के कॉट रखे हुए हैं जिन पर जो भी मरीज आता है वो लेटता है, आराम करता है। एक कमरे में इसके साथ फैमिली के दीगर अफराद भी रह सकते हैं। वैसे तो अगर बात करें रूल्स की तो एक शख्स के साथ एक ही शख्स को अलाउ किया जाता है, लेकिन वहां पर बाज़ औक़ात पूरी फैमिलीज आकर रहती हैं और जो 20 रुपए रोजाना की बुनियाद पर लिए जाते हैं वो इसलिए कि थोड़ा सा बिजली का खर्चा निकाला जा सके और साथ ही साथ लोगों को ऐसा ना लगे कि वो मुफ्त में यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इनको वहाँ पर मॉनिटर भी किया जाता है कि इनकी दिल की धड़कन कैसी चल रही है, ब्लड प्रेशर कैसा है। 15 दिन के अंदर अंदर ही कहा जाता है कि यहाँ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन 15 रोज के बाद अगर किसी की तबीयत संभलने लगती है, इसकी हालत बेहतर नजर आती है, तो इससे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अब आप वापस अपने घर चले जाएं और हालत बिगड़ने पर आप दोबारा यहाँ वापस आ सकते हैं, या इनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड और दे दिया जाता है मरीज की हालत देखते हुए। और यहाँ पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15,000 से जायद अफराद वफात पा चुके हैं। अब ये दुनिया का ऐसा अनोखा होटल है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इसका इंतजाम कैसा है, यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है। तो दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। यहाँ गंगा दरिया बहता है, वहाँ इस किनारे पर आपको पता है कि हिंदू इबादत भी करते हैं। वहाँ पर बहुत से शमशान घाट मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इस जगह की फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं। ये जो स्पेसिफिक होटल मैं आपको बता रही हूँ इसकी वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप इस होटल का विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपको इंतजामिया से इजाजत लेना होती है, जिसके लिए आप एक दरख्वास्त लिखकर वहां जमा करवाते हैं। इस दरख्वास्त को अप्रूव किया जाता है। अप्रूव जब हो जाए तो इसके बाद आप वहां पर जाकर वीडियो भी बना सकते हैं। वहां पर इबादत चलती रहती है इनकी मजहब के मुताबिक और लोग भी वहां पर आते हैं, लोग देखते हैं। एक पंडित जो है इसकी सरबराही भी कर रहे होते हैं। हिंदू मजहब के तहत लोग वहां पर सुकून हासिल करने के लिए जाते हैं। वहां पर एक और बड़ा मशहूर पॉइंट है जहां पर टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। इस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। ये बिल्कुल इस शहर के एक दरिया के किनारे मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो लकड़ियों की बहुत ज्यादा बड़ी तादाद होती है, क्योंकि वहां पर शमशान घाट में आग जलाना होती है और लवाकिन खुद भी आते हैं। जाने वाले इस दुनिया की बॉडी को इसके ऊपर रखा जाता है और इसको नजरे आतिश कर दिया जाता है। इनका मानी ये है कि इसके बाद जो इंसान है इस दुनिया की फिक्रों से आजाद हो जाता है। अब वहां पर कुछ अनोखे मनाजर भी देखने में आते हैं। वहां पर सेलिब्रेशंस होती रहती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसको देखने के लिए भी लोग बड़ी तादाद में वहां आते हैं। दिए रोशन किए जाते हैं और इसको आप देखें तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया होता है। आप लोग वहां पर ज्यादा उदास दिखाई नहीं देते। जाहिर है आपका कोई प्यारा, आपका कोई अपना चला जाए तो आपको दुख और परेशानी तकलीफ तो होती है, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। लेकिन वो लोग जो दुनिया के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, वो अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना ही है, तो यहाँ का विजिट करते हैं, यहाँ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोगों की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। और यही इंजाम में आप किसी भी मजहब से रसूमात अदा करते हों, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि ये दुनिया फानी है और एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना है।
اس لیے اچھے اعمال کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کا سبب بھی ہے، اور اگر آپ ویڈیوز کے دوران بھی دیکھیں تو یہ جو کنارہ ہے دریا کا، وہاں پر جس وقت آگ جلائی جاتی ہے، لکڑیوں کو سلگایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اتنے زیادہ تکلیف میں نہیں ہوتے۔ دکھ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ اداسی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ان کا ماننا ایسا ہے کہ اس وقت جو شخص اس آگ میں جل رہا ہے وہ شخص دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون حاصل کر لے گا، اور اگلی زندگی میں اس کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی۔ یہ تو ہندو مذہب کے بارے میں تمام تفصیلات تھیں۔ وہ ایسا مانتے ہیں کہ باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، اور بحیثیت مسلم ہمارا ماننا ہے کہ اچھے اعمال کرنے والا شخص ہی اطمینان اور سکون حاصل کرے گا اور جنت میں جگہ حاصل کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی اگلی زندگی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی پراسرار ہوٹل کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اپنے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ اس جگہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ ہوٹل آپ دیکھنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور اس جگہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلی ویڈیو میں ایک اور کہانی کے ساتھ سے حاضر ہوں گے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔